स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है रूमेटिक फीवर। स्टार्ट करते हैं रूमेटिक फीवर। डेफिनेशन: रूमेटिक फीवर इज़ अ इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। जो रूमेटिक फीवर होता है वो इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है इनिशिएटेड बाय ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस। और किसकी वजह से हो जाता है? बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से रूमेटिक फीवर होता है। इट इज़ अ सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ द चाइल्डहुड। ये एक सिस्टमिक मतलब सिस्टम वाइज इन्फेक्शन है, डिसीज़ है किसका? चाइल्डहुड का। तो मेनली क्या होता है? रूमेटिक फीवर जो होता है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से बच्चों में ये रूमेटिक फीवर हो जाता है। डायग्नोस्टिक इटियोलॉजी इसलिए नहीं है क्योंकि ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस के कारण होता है, तो यही इसकी इटियोलॉजी है, कॉज भी यही है। उसके बाद नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अकॉर्डिंग टू द रिवाइज जॉन्स क्राइटेरिया द डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर कैन बी मेड व्हेन टू ऑफ द मेजर क्राइटेरिया। मतलब अकॉर्डिंग टू रिवाइज जॉन्स क्राइटेरिया, मतलब जॉन्स के अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने रूमेटिक फीवर को दो कैटेगरीज में या दो कैटेरिया में डिवाइड किया है या फिर उसमें डायग्नोस किया है। और वन मेजर प्लस टू माइनर क्राइटेरिया, मतलब एक मेजर क्राइटेरिया में दूसरा माइनर क्राइटेरिया में प्रेजेंट अलॉन्ग विद द एविडेंस ऑफ द स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन। और ये जो एविडेंस है ये स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन के ऊपर ही प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं मेजर क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले पॉलीआर्थराइटिस। पॉलीआर्थराइटिस में क्या होता है? ए टेम्परेरी माइग्रेटिंग इन्फ्लामेशन ऑफ लार्ज जॉइंट यूजुअली स्टार्टिंग लेग्स एंड माइग्रेटिंग अपवर्ड। पॉलीआर्थराइटिस में क्या होता है कि टेम्परेरी क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन होता है वो माइग्रेट करने लगता है ऑफ लार्ज, जितने भी हमारे लार्ज जॉइंट है उसमें क्या इन्फ्लामेशन जो होता है वो घूमने लगता है यूजुअली स्टार्टिंग लेग्स। और यूजुअली क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लामेशन होता है वो लेग्स से स्टार्ट होता है एंड माइग्रेटिंग अपवर्ड, इसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। उसके बाद कार्डाइटिस मतलब क्या है? इन्वॉल्विंग पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम अकर। इसमें क्या हो जाता है, जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे पेरिकार्डियम में, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम मतलब हार्ट की तीनों लेयर में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से रूमेटिक फीवर हो जाता है। उसके बाद सबक्यूटेनियस नोडुल्स की वजह से भी ऐसा होता है। पेनलेस होता है, फ्री कलेक्शन ऑफ कोलेजन फाइबर्स ओवर बॉडी प्रोमिनेंस। इसमें क्या होता है? पेनलेस होता है, दर्द नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनका कलेक्शन हो जाता है ओवर बॉडी प्रोमिनेंस, मतलब जो भी बॉडी प्रोमिनेंस जैसे जैसे आउटसाइड एल्बो के पीछे साइड पे, बैक ऑफ द रिस्ट के पीछे साइड पे एंड फ्रंट ऑफ द नीज के सामने। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। था मेजर क्राइटेरिया। और दूसरा है माइनर क्राइटेरिया। फीवर ऑफ 101 से 102 फ़ारेनहीट। जो फीवर होगा वो 101 से 102 फ़ारेनहीट हो जाएगा। अर्थलेजिया हो जाता है, जॉइंट पेन विदाउट स्वेलिंग। इसमें जॉइंट पेन होगा लेकिन स्वेलिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि पेशेंट को रूमेटिक फीवर है। राइज एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, पेशेंट का जो ESR लेवल है वो बढ़ जाएगा। ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा, मतलब प्लेटलेट्स की मात्रा जो है वो बढ़ने लग सकती हैं। उसके बाद ECG शोइंग फीचर्स ऑफ हार्ट ब्लॉक सच एज प्रोलॉन्ग PR इंटरवल। इसमें क्या होता है, जो ECG करने पे हमें हार्ट ब्लॉक जैसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। मैनेजमेंट क्या करेंगे इसका? प्रिवेंशन ऑफ रूमेटिक फीवर इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन ही इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ बीटा स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द रूमेटिक फीवर। अगर हम लोग स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन के इफेक्ट को कम कर दें, बीटा स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन को अगर हम लोग कम कर दें तो क्या हो जाएगा? प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द रूमेटिक फीवर। तो हमारा जो रूमेटिक फीवर का डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा? प्रिवेंट हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। द मैनेजमेंट इज ग्रेस टूवर्ड्स द रिडक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन विद एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन। मैनेजमेंट क्या है कि अगर रिडक्शन ऑफ इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन देते हैं, जैसे कि एस्पिरिन। एस्पिरिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस एंड शुड बी गिवन इन द हाई डोज ऑफ 100 mg पर kg पर डे। हम लोग क्या करते हैं, जो एस्पिरिन होती है वो हम लोग चॉइस पे देते हैं और इसको हम लोग हाई डोज में देते हैं, 100 mg देते हैं, पर kg के अकॉर्डिंग देते हैं, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं और पर डे देते हैं। आइब्रोफेन इज गिवन फॉर रिलीफ फ्रॉम द पेन एंड डिस्कम्फर्ट। हम लोग आइब्रोफेन देते हैं किस लिए? पेन
से रिलीव करने के लिए और डिस्कम्फर्ट से रिलीव करने के लिए। उसके बाद इंडिविजुअल विद द पॉजिटिव कल्चर फॉर द स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट शुड बी ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक्स। अगर इंडिविजुअल्स में जो मतलब इंसान है जो बच्चा है जिसको ये हुआ है, तो अगर हम लोग सोर थ्रोट वगैरह उसको हो गया है स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से, तो हम लोग उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह देके उसको ट्रीट करेंगे। उसके बाद मंथली इंजेक्शन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन आर गिवन फॉर द पीरियड ऑफ 5 years इन पेशेंट हैविंग 1 अटैक ऑफ रोमैटिक फीवर। अगर किसी भी पेशेंट को एक बार रोमैटिक फीवर हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, मंथली इंजेक्शन देंगे लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन, मतलब पेनिसिलिन का मंथली इंजेक्शन देंगे गिवन फॉर पीरियड ऑफ 5 years, मतलब 5 साल तक हम लोग पेनिसिलिन का हर मंथ इंजेक्शन देंगे अगर एक बार उसका अटैक हो चुका है तो। उसके बाद बेड रेस्ट इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग द एक्यूट फेज ऑफ डिसीज। अगर एक्यूट फेज है डिसीज का तो हम लोग रेस्ट वगैरह जो है वो बेबी को प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हीमोफीलिया। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। हीमोफीलिया इज अ जेनेटिकली ट्रांसमिटेड ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ कोagulation फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर और फैक्टर 9 क्रिसमस फैक्टर। जो हीमोफीलिया होता है जेनेटिकली ट्रांसमिटेड ब्लड क्लॉटिंग, मतलब एक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है जो मेनली जो हमारे कोagulation फैक्टर होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जिनमें से फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की कमी के हो जाने की वजह से जो पेशेंट होता है उसमें हीमोफीलिया हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, माइल्ड में जैसे फ्रीक्वेंट ब्रुसेस, नोज ब्लीडिंग, कहीं पे खरोच लग गई तो और उसके बाद नोज ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो इससे ये माइल्ड है। ब्लीडिंग गम, मतलब जो मसूड़े उनसे अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, रुक नहीं रही है, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो रुकता नहीं है। इसमें क्या होता है जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है ये जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 है ये सही से ब्लड का थक्का नहीं जमा पाते हैं जिसकी वजह से होता है। मॉडरेट में क्या हो, फ्रिक्वेंट ब्लीडिंग एपिसोड्स, मतलब फ्रिक्वेंटली ब्लीडिंग एपिसोड होता है, थोड़ा थोड़ा ब्लीड होता रहता है, ज्वाइंट ब्लीडिंग होने लगती है। और सीवियर में क्या हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर इंजेक्शन और माइनर प्रोसीजर लाइक सर्कमसीजन। एक बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी अगर माइनर इंजेक्शन लगा दिया या फिर जो सर्कमसीजन मतलब खतना वगैरह जो मुस्लिम वगैरह में करते हैं, अगर वैसा कर देंगे तो उन बच्चों में ब्लीडिंग जो है रुकती ही नहीं है। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग इनटू जॉइंट्स कैविटीज, और अचानक से क्या होने लगे कि जो कैविटीज़ हैं, जॉइंट्स कैविटीज़ हैं, उसमें भी ब्लीड होने लगे थे। तो ये क्लिनिकल फीचर, इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि बेबी को हीमोफीलिया है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, साथ में जेनेटिक हिस्ट्री, मतलब किसी को जेनेटिकली किसी को पहले से प्रॉब्लम तो नहीं थी वो चीज़ देखेंगे। लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट में हम लोग CBC, हीमोग्लोबिन और साथ में हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर्स भी चेक करेंगे कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। मैनेजमेंट क्या करेंगे इसका, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कैन ऑल्सो बी यूज टू करेक्ट फैक्टर डिफिशियंसी। इसमें क्या होता है जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं इस डिफिशियंसी को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। ईच ml ऑफ प्लाज्मा कंटेन्स 1 यूनिट ऑफ फैक्टर 9 एंड स्लाइटली लेस देन 1 यूनिट फैक्टर ऑफ द फैक्टर 9। इसमें क्या होता है जो ईच ml ऑफ प्लाज्मा होता है, मतलब हर एक ml के प्लाज्मा में 1 यूनिट फैक्टर 8 होता है और स्लाइटली लेस देन 1 यूनिट ऑफ फैक्टर 9, और थोड़ा सा कम उससे 1 यूनिट फैक्टर जो होता है वो 9 होता है। तो इस वजह से हम इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। उसके बाद डिस्मोरसिन क्या होता है, दिस ड्रग, एक ये डिस्मोरसिन जो है ड्रग है, मे बी यूज टू ट्रीट हीमोफीलिया, हम इसको हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट क्लॉटिंग फैक्टर्स इन चाइल्ड्स ब्लड। इसमें क्या होता है कि जो हमारा 8 क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसको क्या करता है कि इंक्रीज कर देता है, अमाउंट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है उसको इंक्रीज कर देता है बच्चे के ब्लड में, चाइल्ड के ब्लड में, जिससे हीमोफीलिया जो है वो ट्रीट हो सकती है। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग, हम लोग प्रिवेंट करेंगे ब्लीडिंग से जैसे कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है उसको कुछ कटने वाली चीज़ नहीं देंगे, शार्प चीज़ें खेलने के लिए नहीं देंगे, उसको कोशिश करेंगे ब्रश वगैरह जो होगी उसको हम लोग सॉफ्ट वाली टूथब्रश देंगे, कहीं कट वगैरह ना जाए, इन सारी चीज़ों से, नीडल वगैरह से, इन सारी चीज़ों से उसको दूर रखेंगे बेबी को, ताकि ब्लीडिंग वगैरह ना होने पाए, और उसको कुछ भी शार्प चीज़ नहीं दें। कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, और अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो हम उसको
ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए हम लोग फर्स्ट एड वगैरह जो है वो यूज़ करेंगे, जैसे कि उसको रिड्यूस करने के लिए, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग को रिड्यूस करने के लिए हम लोग राइस का उपयोग करते हैं, जैसे रेस्ट, बेबी को रेस्ट देंगे। आइस पैक अप्लाई करेंगे ब्लीडिंग एरिया पे। सी फॉर कंप्रेशन, मतलब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे ब्लीडिंग एरिया पे। और ई फॉर एलिवेट, मतलब पोजीशन वगैरह जो है उसको हम लोग क्या कर देंगे, राइस कर देंगे। तो हम लोग राइस वाली टेक्निक अपनाते हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिप्लेसमेंट थेरेपी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो बेबी होता है उसके फैक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह, ब्लड वगैरह जो है वो चढ़ाएंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ब्लीडिंग की वजह से ब्लड अधिक मात्रा में लॉस हो जाए, तो उसकी वजह से हम लोग उसको ब्लड एडमिनिस्टर करेंगे। लास्ट में क्या, एजुकेशन सपोर्ट द पेशेंट एंड फैमिली। हम लोग जो पेशेंट है उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, हीमोफीलिया के डायग्नोस के बारे में बताएंगे, उसको बताएंगे कि इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, ऐसे कुछ ब्लीडिंग एपिसोड नहीं होने चाहिए जिससे बेबी को प्रॉब्लम हो। उसके बाद कम्युनिटी सपोर्ट वगैरह भी ज़रूरी होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पेशेंट के पेरेंट्स को बता देंगे, एजुकेट करेंगे और उन्हें फॉलोअप के लिए बोलते रहेंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो नर्स जो है वो पेरेंट्स को जेनेटिक काउंसलिंग के लिए भी क्लिनिक्स वगैरह प्रेफर करती है, क्योंकि एक बच्चे को प्रॉब्लम है तो दूसरे को भी हो सकती है। तो ये थे आज के 2 टॉपिक, रूमेटिक फीवर और हीमोफीलिया। थैंक यू सो मच।